हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास साइंस पेडागोजी सीटेट पेपर 2 के लिए है और इस वीडियो में साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो आइए देखिएगा इसमें पहला वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। अब A1 में लिखती है कि कैक्टस मरुस्थलीय पादप पौधा है और A2 में लिखती है कि मरुस्थलीय पादप के अति छोटे लघु आकार के पर्ण होते हैं और A3 में लिखती है कि लघु छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः A1, A2 और A3 के संबंध में सही है? तो पहला वाला ऑप्शन है कि अनुमान, अनुमान, अनुमान। सेकंड है अवलोकन, परिकल्पना, अनुमान। थर्ड है अवलोकन, अवलोकन, अनुमान। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अनुमान, अवलोकन और परिकल्पना। तो A1 देखिएगा, यहाँ पे A1 में कहा जा रहा है कैक्टस मरुस्थलीय पादप पौधा है। तो कैक्टस मरुस्थलीय पादप पौधा है, यह एक सीधा तथ्य है जो कि देखने से पता चलता है, इसलिए यह अवलोकन है। उसके बाद देखिए A2। तो A2 में कहा जा रहा है कि मरुस्थलीय पादप के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं और यह भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकने वाला लक्षण है, अतः यह भी अवलोकन है। यानी मरुस्थल पादप पौधे के अति छोटे आकार के पर्ण होते हैं, तो ये क्या है? ये अवलोकन है। उसके बाद देखिए A3। तो A3 में कहा जा रहा है कि छोटे लघु आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं। तो छोटे आकार के पर्ण जल की क्षति को घटाने में सहायता करते हैं, यह अवलोकनों से निकाला गया निष्कर्ष है, ना कि सीधा देखा गया तथ्य, इसलिए यह अनुमान है। तो देखिए अवलोकन, अवलोकन और अनुमान। तो अवलोकन, अवलोकन और अनुमान ये है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे। पहला वाला ऑप्शन कि फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसे प्रभाव डालता है, यानी कि इसे जो है तो परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। या नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाए। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है केचुआ क्या खाता है। या फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए यहाँ पे कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता? तो परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता ऑप्शन नंबर बी को कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाए, तो इसे परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। देखिएगा यहाँ पे विस्तार से ए, बी और सी, ए, सी और डी को देखिए। तो फ्लू के प्रभाव का अध्ययन प्रयोगशाला में किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे केचुआ क्या खाता है, तो केचुए के भोजन का पता अवलोकन से लगाया जा सकता है। और सिगरेट के धुएं का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सिगरेट के धुएं का फेफड़ों का प्रभाव चिकित्सीय परीक्षणों से मापा जा सकता है और इन तीनों में कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट और मापनीय योग्य है। लेकिन डी में देखिए कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म होंगे, तो एक भविष्यवाणी पर आधारित है और यह प्रत्यक्ष प्रयोग या अवलोकन से सत्यापित नहीं किया जा सकता। और इसका उत्तर खपत दर, तकनीकी बदलाव और नई खोजों पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक परीक्षणीय प्रश्न नहीं है बल्कि एक सट्टा प्रश्न है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिया गया उदाहरण पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद प्रमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है।
अब विद्यार्थियों ने कुतुब परिला में लोहे का स्तंभ पिलर देखा। शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा। 1600 वर्ष पुराना है और जंग प्रतिरोधी है, और वह उन्हें अपने घर के लोहे की उन वस्तुओं को लिखने को भी कहती हैं जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होती हैं तथा जिनमें जंग लगी हुई है, और जंग लगने के कारण और उससे रोकथाम के तरीके सोचने के लिए कहती है। अब उपयुक्त गतिविधि से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल विकसित हो रहे हैं? तो पहला है कि वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। सेकंड है अनुमान, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि मापन, वर्गीकरण और अनुमान। तो देखेंगे यहाँ पे कि इस गतिविधि से विद्यार्थी कुतुब मीनार के लोहे के स्तंभ को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लिखते हैं। देखिएगा एक बार क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और स्क्रीन पे जो है लाना संभव नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस गतिविधि से विद्यार्थी कुतुब मीनार के लोहे के स्तंभ को देखते हैं और उसके बारे में जानकारी लिखते हैं, और यह अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद देखिए, इसके बाद वे अपने घर के लोहे की वस्तुओं में जंग लगी और बिना जंग वाली वस्तुओं को अलग करते हैं, और यह वर्गीकरण है। फिर वे जंग लगने के कारण और रोकथाम के तरीके सोचते हैं, और यह अनुमान लगाना है, क्योंकि वे पहले से ज्ञात जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। और इस गतिविधि में मापन या परिकल्पना शामिल नहीं है, अतः ये अनुमान, वर्गीकरण और अवलोकन है। तो अनुमान, वर्गीकरण और अवलोकन ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है। तो पहला है कि विद्यार्थी विद्युत परिपथ के दो खुले सिरों से रबर का एक टुकड़ा, बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद बी है कि विद्यार्थी सूखे सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त हैं। सी है कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं। या फिर डी है कि विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामान की अम्लता और क्षारकता की जांच यानी अन्वेषण कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रक्रिया वैधता का अर्थ है कि विज्ञान पाठचर्या में ऐसी गतिविधियां शामिल हो जो कि छात्रों को करके, जांच करके, परिकल्पना बनाकर और तर्क करके सीखने को प्रोत्साहित करें, न कि केवल रटने या यांत्रिक कार्यों पर जोर दें। और ए में दिया गया है कि विद्यार्थी विद्युत परिपथ में रबर, पिन और शीशे के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं, और यह वैज्ञानिक तर्क और ढांचा को बढ़ावा देता है, अतः प्रक्रिया वैधता को पूरा करता है। उसके बाद देखिए बी, देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद्यार्थी बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना विकसित कर रहे हैं, और यह परिकल्पना निर्माण और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है, अतः ये पूरा करता है। लेकिन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं के लिए आपको निगेटिव की ढूंढना पड़ेगा। सी देखिएगा, तो सी में है कि विद्यार्थी सूती कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण के लिए परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त है। तो देखिए सी जो है, तो ये विद्यार्थी आवर्त सारणी में तत्वों की सूची बना रहे हैं, और यह एक यांत्रिक स्मरण है जिसमें कोई जांच, तर्क या अन्वेषण शामिल नहीं है, और यह प्रक्रिया वैधता के अनुरूप नहीं है। उसके बाद विकल्प डी देखिएगा, तो डी विद्यार्थी घरेलू सामानों की अम्लता, क्षारकता की जांच कर रहे हैं, और यह प्रयोग और अन्वेषण पर आधारित है, अतः यह पूरा करता है। लेकिन सी जो है, तो ये प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि विज्ञान पाठ्यपुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों एवं व्यापारियों की भूमिका की। अब उपर्युक्त को पाठ्यपुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूर्ण हो रहे हैं? ए वाला विकल्प देखिएगा यहाँ पे कि विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का, या ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, या इसकी सराहना विकसित करने का कि कैसे विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित यानी अंतः स्थापित है। और डी है कि आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने का। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला है कि ए बी सी डी सही है, सेकंड है ए बी सी सही है, थर्ड है ए बी डी सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाला विकल्प। तो पहला विकल्प, रेशम की खोज और सिल्क रूट की कहानी से छात्र समझते हैं कि विज्ञान स्थिर नहीं बल्कि आकस्मिक खोजों और मानव प्रयासों से विकसित होता है, और यह विज्ञान की प्रकृति लक्ष्य की समझ को विकसित करता है। उसके बाद बी देखिएगा, तो बी में कहा जा रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का। तो यह उपाख्यान यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक खोजों ने सदियों से व्यापार, संस्कृति और समाजों को कैसे प्रभावित किया। इससे ऐतिहासिक दृष्टिकोण लक्ष्य विकसित होता है। सी देखिएगा, तो सी कहानियाँ रेखांकित करती है कि रेशम जैसी वैज्ञानिक सामग्री ने विश्व अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान को कैसे आकार दिया, और यह विज्ञान के सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित होने लक्ष्य की सराहना विकसित करता है। और डी देखिएगा, तो डी में कहा जा रहा है कि आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान विषय वस्तु का बोझ कम करने का। तो आनंदमयी कहानियों से बोझ कम करना गलत है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य गहरी समझ देना है, ना कि केवल सामग्रियों को हल्का करना है। इसलिए केवल आपका ए बी और सी सही होगा, यानी ए बी सी जो है तो ये सही लक्ष्य है। तो ए बी सी ये है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन है वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना, यानी कि ये जो है तो वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं देगा। या फिर विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों मतों को बढ़ाना। या सी है कि प्रश्न पूछने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। या डी है कि विद्यार्थियों को तत्कालिक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। तो देखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में योगदान नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कि विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों मतों को पढ़ना। बी में कहा जा रहा है कि विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना ये निष्क्रिय गतिविधि है। इसमें छात्र सिर्फ सुनते या पढ़ते हैं, जिसमें आलोचनात्मक सोच या जांच पड़ताल प्रोत्साहित नहीं होता है। और देखिएगा जो अन्य विकल्प दिए जा रहे हैं ए सी और डी, तो ए सी और डी में देखिएगा कि ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना विचारों के विकास और साझी की भूमिका समझाता है, इसलिए ए वाला जो है तो ये वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। उसके बाद सी देखिएगा, तो सी है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना जिज्ञासा और अन्वेषण को बढ़ाता है। और डी है कि तत्कालिक अनुभव देना ये प्रयोगों और व्यवहारिक गतिविधियों में सीखने को सक्रिय बल देता है। इसलिए केवल विकल्प बी जो है तो ये वैज्ञानिक स्वभाव के विकास में योगदान नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम की अनुसर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है। अब पहला वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर परिचर्चा करने की पहल करना। सेकंड है कि गुंजायमान कथनांक और गणनांक शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना।
उसके बाद थर्ड है कि विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि श्यामपट्ट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच के अंतरों को सूचीबद्ध करना। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख के अनुसर्वाधिक उपयुक्त रणनीति में कौन सी है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अनुसर्वाधिक उपयुक्त रणनीति। तो अनुसर्वाधिक उपयुक्त रणनीति जो है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। तो ये जो है जांच पड़ताल उन्मुख उपागम में विद्यार्थी स्वयं अन्वेषण और प्रयोग करके अवधारणाओं को समझते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों को धातु और अधातु के विभिन्न नमूने देते हैं और विद्यार्थी उन्हें छूते, देखते और परीक्षण करते हैं और वे स्वयं चमक जैसे कि आघात वर्धनीयता, तन्यता, चालकता जैसे गुणों का निगमन करते हैं। और यह हैंड्स ऑन गतिविधि यानी सक्रिय सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। इसलिए जो है विकल्प सी में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातुओं और अधातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना। तो ये अनुपयुक्त है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 6 में बल पाठ का औपचारिक रूप से पढ़ाना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर वे हौद को मैदान पर बहुत लंबी दूर तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तरों का कैसा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग कर सकती है। अब पहला वाला विकल्प है कि वो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए। उसके बाद सेकंड है कि विद्यार्थियों के पूर्व अवधारणाओं को आंकने के लिए। सी है कि अवधारणा के शिक्षण हेतु अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को निर्धारित करने के लिए। उसके बाद डी है कि शिक्षार्थियों को बल को परिभाषित कर पाने में सक्षम बनाने के लिए। अब यहाँ पे चारों विकल्प देख लीजिएगा। पहला है कि बी और सी सही है, सेकंड है कि सी और डी, थर्ड है कि ए और सी विकल्प सही है, या ऑप्शन नंबर डी है कि ए और डी सही है। देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षण पूर्व चर्चा का उद्देश्य। तो शिक्षण पूर्व चर्चा का उद्देश्य विद्यार्थियों की पूर्व अवधारणाओं को समझना और उसके अनुसार शिक्षण रणनीति तय करना। और यह चर्चा औपचारिक पाठ से पहले होती है, इसलिए इसका उद्देश्य मूल्यांकन नहीं है और मूल्यांकन शिक्षण के बाद में किया जाता है। इसलिए आपका पहला वाला नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में कहा जा रहा है कि शिक्षिका बच्चों की कल्पनाओं के माध्यम से उनकी पूर्व अवधारणाओं को जानती है, जैसे कि बल के बारे में उनकी मौजूदा समझ। तो यहाँ पे आपका बी सही होगा। उसके बाद देखिए सी वाला। तो सी वाला विकल्प है कि इन उत्तरों के आधार पर वह शिक्षण की शैक्षणिक रणनीति निर्धारित कर सकती है, जैसे कि कौन सी गतिविधियाँ या उदाहरण उपयोगी होंगे। ये सी भी सही है आपका, यानी ए गलत है यहाँ पे और बी और सी अभी तक जो है सही हो रहा है। अब डी देखिएगा। तो डी में है कि विद्यार्थियों को बल की परिभाषा देना तो बाद में सिखाया जाएगा और यह चर्चा का तत्काल उद्देश्य नहीं है। अतः शिक्षिका सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बी और सी का प्रयोग कर रही है, नहीं विकल्प बी और सी का प्रयोग कर रही है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बी और सी सही है।